हाँ भाई, अपने 2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। पहला है जो चैप्टर था वो था साझेदारों के लाभों का बंटवारा, यानी साझेदारी एक सामान्य परिचय, जिसमें अपन जो पढ़ा था अपन ने वो पढ़ा था साझेदारों का लाभों का बंटवारा, साझेदारों को गारंटी, बंद खातों का समायोजन। सेकंड चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि कोई नया साझेदार फर्म में निवेश करता है। यदि कोई नया व्यक्ति पहले से किसी चालू व्यवसाय में आता है तो हमको कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं। उसमें मैंने तुमको 5-6 कार्य बताए थे। सबसे पहले यदि कोई नया साझेदार आता है तो हम सबसे पहले लाभ हानि का नया अनुपात ज्ञात करते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास जो लाभ हानि थी उसमें और वर्तमान में जो नया साझेदार आने के बाद जो लाभ हानि अनुपात हो गया उसमें अंतर आएगा, क्योंकि यहाँ त्याग होता है। भाई 3 व्यक्ति मिलकर के लाभों को बांटेंगे तो चौथा आएगा तो तीनों का हिस्सा उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत। ये क्या होता है? त्याग होता है। तो मैंने तुमको त्याग का अनुपात भी बताया था। उसके बाद मैंने बताए थे संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, कि संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कैसे करेंगे। उसमें मैंने 2 चीज बताई थी, एक तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और एक रिवैल्यूएशन। इसी तरह अगला पॉइंट था गुडविल, बहुत सारी चीज़ें थी और उसमें अपन ने एक कंप्लीट क्वेश्चन किए थे कि कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसको कौन कौन से खाते बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। जब तक आप इसके क्वेश्चन नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है। अब तीसरा जो चैप्टर है वो है अवकाश ग्रहण करना। अब प्रवेश था, अब अवकाश करना। इसका नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन पार्ट 2। साझेदारी पुनर्गठन जो होता है वो कई कारणों से होता है। मैंने 5 कारण बताए थे। तो पार्ट फर्स्ट में था कि किसी भी साझेदार को यदि फर्म में प्रवेश देते हैं, किसी भी साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है। उसी प्रकार पार्ट 2 में किसी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि किसी साझेदार की निर्वृत्ति का मतलब होता है रिटायरमेंट, अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु। तो कोई साझेदार फर्म में से कब जाएगा, या तो रिटायरमेंट ले ले या उसकी हमारे लिए दोनों ही काम बराबर है। हमारे लिए मरना भी उतनी बड़ी बात है और फर्म को छोड़ के जा रहा है तो भी उतनी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी सेहत पर। हमारा केवल काम है साझेदार फर्म को छोड़ रहा है, संबंध विच्छेद कर रहा है। तो अब वो मरने के बाद कर रहा है या जीवित ही रिटायरमेंट ले रहा है तो हमारे क्या फर्क पड़ेगा, फर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो मरे चाहे जाए। फर्म से वो उसका निष्कासन 100% है, तो इसलिए इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मृत्यु और अवकाश नहीं। तो इसकी परिभाषा लिख लो। जब कोई साझेदार फर्म से
अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। जब कोई साझेदार फर्म से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है तो उसे साझेदार की निवृत्ति कहते हैं। तो उसे साझेदार की निवृत्ति कहते हैं। अब बहुत सारे कारण होते हैं इस निवृत्ति के। कोई राजी खुशी जा रहा है, कोई ज़बरदस्ती जा रहा है, कोई वास्तव में इस स्थिति में नहीं है कि भाई वो वृद्ध हो गया या कोई मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे कारण होते हैं। तो कोई भी कारण से फर्म को सभी साझेदारों की सहमति से, ये बहुत ज़रूरी है। बिना साझेदारों की सहमति से के बिना सभी साझेदारों की सहमति के बिना कोई भी साझेदार फर्म को त्याग नहीं सकता। अगर उनमें से कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की बिना सहमति के फर्म को त्यागता है तो फर्म का विघटन किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। ए और बी तो दोनों मिल गए एक साथ और सी को ये कहेंगे तू तो तेरे घर जा, वो नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो कहेगा पूरी फर्म का ही घंटा ढाल करो, समाप्त करो, पूरी फर्म को ही समाप्त करो, तब जाके जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। और यदि मान लो ए और बी और सी तीनों सहमत है और सी कहते हैं मैं अवकाश ग्रहण करूंगा और ये भी कहते हैं यार ठीक है चल करो, तो आराम से राजी खुशी उसकी विदाई कर दी जाएगी और बाकी बाद में जो बचेगी फर्म उसको ए और बी संचालित करते रहेंगे, क्योंकि इसमें सी की भी सहमति है। अगर सी नहीं चाहे कि मेरे जाने के बाद भी ये दोनों एक साथ व्यवसाय करें तो आपको साझेदारी का विघटन करना ही पड़ेगा। एक बार तो विघटन करना पड़ेगा, उसके बाद यदि चाहे तो ए और बी उसका संचालन कर सकते हैं। समझ रहे? तो इसीलिए सभी साझेदारों की सहमति होना आवश्यक है। साझेदारी के प्रकार में मैंने 1-2 चीजें और भी बताई थी। ऐच्छिक साझेदारी होती है। ऐच्छिक साझेदारी में क्या होता है कि सभी साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करता है। जिस दिन चाहे उस दिन वो उस फर्म को समाप्त कर सकते हैं। एक मैंने बताई थी अनिवार्य समापन। बहुत सारे कारण होंगे अनिवार्य होने में। एक समयकालीन अवधि, एक निश्चित टाइम के लिए यदि कोई साझेदारी है तो साझेदारी का विघटन करना। तो साझेदारी का विघटन करना और किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। यहाँ ये नोट कर लेना दिमाग में। कोई साझेदार फर्म को छोड़ करके जा रहे हैं राजी खुशी से, वो अलग चीज़ है, और हम पूरी फर्म का विघटन कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। तो हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो केवल निवृत्ति यानी सभी की सहमति से रिटायरमेंट ले रहा है, अर्थात वो फर्म का त्याग कर रहा है, अर्थात वो फर्म को छोड़ के जा रहा है। भविष्य में वो लाभ हानि नहीं लेगा, अपनी संपत्ति के जितने भी पैसे बनते वो उसको दे दिए जाएंगे। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है? देखो, दोनों चीज, या तो कोई हमारे घर आए, कोई नया व्यक्ति हमारे घर आता है, नया मेहमान, तो हम कुछ नई व्यवस्थाएं करते हैं कि नहीं? जैसे हमने साझेदारी फर्म के प्रवेश पर किया था कि कोई नया मेहमान आ जाए तो हम क्या क्या कर रहे हैं,
संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, गुडविल का मूल्यांकन कर रहे हैं, जनरल लेजर वगैरह को बांट रहे हैं, पूंजी का समायोजन कर रहे हैं, यानी हमारी पूरी फर्म का पुनर्गठन होता है। जिस प्रकार आपके घर में कोई मेहमान आता है और आप पूर्व सूचना के आते हैं कि भाई मैं आऊँगा कल, तो आप क्या करोगे? घर के पर्दे वर्दे नहीं लगाओगे, उसकी जो बेड शीट वगैरह है वो चेंज करोगे, सोफे करके कहीं के कवर चेंज करोगे, बढ़िया सा पोंछा झाड़ू लगाओगे। ये क्या है? पुनर्गठन कर रहे हो आप। पुनर्गठन का मतलब ये नहीं पूरा मकान तोड़ दिया, नया मेहमान आएगा नया बनाएंगे, वो नहीं। यानी उसको पुनर्गठित करें, है आपका मकान लेकिन उसको आप रिवेल कर रहे हैं। भाई नया व्यक्ति आए तो उसको ऐसा लगे अच्छा चमकता सा, राइट। लेकिन यदि आप किसी के घर जा रहे हो या आप कहीं जा रहे हो, कोई छोड़ के जा रहा है आपके घर को, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति आपके घर में है, 10 मेंबर है, 15 मेंबर है, और उनमें से कोई व्यक्ति एक बाहर नौकरी लग जाती है और वो घर छोड़ करके जाएगा क्योंकि उसको अपनी नई गृहस्थी बसानी है, नया घर बनाना है उसको। तब भी आप उसके लिए क्या क्या करोगे? उसके पूरी पैकिंग करोगे, हैं, इसको ये चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, चलो अपन तो काम चला लेंगे, नई जगह जा रहा है, ले जाओ तो और खरीद लेंगे। तो उसकी पैकिंग करने में आपको 5-7 दिन लग जाएंगे कि इसको ये भी चाहिए, वहाँ इसको ये भी चाहिए, नहीं तो बाज़ार से खरीद लो और कोई बात नहीं हम बाद में खरीद लेगा। ये किसी तरह अपना काम चला, तब भी क्या कर रहे हैं हम? पुनर्गठन कर रहे हैं। उसी प्रकार जब साझेदार जाता है तो हमको ये सभी प्रोसीजर अपनाने पड़ते हैं, वही प्रोसीजर जो साझेदार के प्रवेश के समय अपनाए थे। तो वो कौन कौन से प्रोसीजर है? साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म में किए जाने वाले समायोजन एडजस्टमेंट, और वो एडजस्टमेंट होते हुए सबसे पहले नया लाभ हानि अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात। नंबर 2, वहां त्याग किया था या फायदे का अनुपात। जब कोई व्यक्ति जाएगा तो फायदा तो होएगा ना, कि उसके लाभ का हिस्सा भी हमें मिल जाएगा। नंबर 3, वो आपकी क्या बोलते हैं, ख्याति। ख्याति का मूल्यांकन एवं उसके लिए चौथा है संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 5, संचित लाभों, संचो
व हानियों का और छठा और इसमें आ जाता है नई चीज, जीवन बीमा पॉलिसी। जीवन बीमा JLP, ये नया पॉइंट है इसमें, क्योंकि उस समय JLP नहीं आती है, इस समय JLP आती है। सातवां है भुगतान संबंधी दावों का निपटारा। और आठवीं है इसमें भुगतान की विधियां, कि उसको भुगतान किस टाइप से किया जाए, कौन से प्रोसीजर से भुगतान किया जाए, वो है तुम्हारे 3-4 तरीके के। तो इनमें सब एक एक दिन पढ़ेंगे, या 8 दिन का चैप्टर है, 8 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, क्योंकि जब तक आपका सेकंड चैप्टर पूरा नहीं हो जाता ढंग से, ढंग का मतलब ये होता है जब तक आप उसके क्वेश्चन नहीं करोगे, उसके रिवैल्यूएशन नहीं आओगे, तो जब उसका रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा तो इसका कैसे बढ़ जाएगा। उसकी ख्याति का मूल्यांकन नहीं होगा तो इसकी ख्याति का मूल्यांकन कैसे होगा, क्योंकि ख्याति के जो मूल्यांकन की विधियाँ हैं वो तो उसमें भी वही थी, इसमें भी यही है। वहाँ गुडविल लेकर के आता था या लेकर के जाएगा, अंतर ही नहीं है। संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन करोगे आप, तो पहले जो मूल्यांकन होता था वो भी मूल्यांकन का तरीका है। आपकी संपत्तियों में वृद्धि हो रही है तो पहले भी वही बात थी, आज भी वही बात है। अंतर केवल क्या है, पहले वो पुराने साझेदार लेते थे, अब सभी नहीं। केवल जीवन बीमा पॉलिसी को छोड़कर और 8वां पॉइंट भुगतान को छोड़कर पूरा टोटल चैप्टर उसी प्रकार का है। तो इसलिए आपको सेकंड चैप्टर के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो करने ही पड़ेंगे, राइट। जब तक आप छोटे छोटे क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के नहीं करेंगे तब तक आपके उसमें कोई मतलब नहीं, कोई समझ में थर्ड चैप्टर का कोई मतलब ही नहीं है, ख़त्म है, ये बेकार है। सेकंड नहीं आया तो इसलिए सेकंड को आप इस तरह करो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊँगा। मैं चाहता हूँ तुम 1-2 दिन में सेकंड चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, क्यों नहीं हो आपको किसी भी, तो आप स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। 21 से तो आपको ये ऑप्शन दे दिया कि आप स्कूल आ सकते हैं, आपके गार्जियन की परमिशन लेकर एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिलअप करके और आप स्कूल में कोई भी गाइडलाइन से संबंधित कोई जानकारी हो आपको किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप स्कूल आ सकते हैं। बशर्ते अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, ऐसे नहीं है तबीयत खराब हो रही है और हम तो स्कूल आएंगे, वो स्थिति नहीं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर आप करो, मैं आज इतना ही बताऊंगा।